तो मैं माई सेल्फ मानाराम, मैं 2013 का पास आउट हूँ। राव साहब हम दोनों एक ही बेस से हैं। तो राव साहब के बारे में आपने पहले तो पता ही, राव साहब 2013 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और 2017 में उन्होंने आईआरएस क्वालिफाई किया। आईआरएस उनको जो जिम्मेदारी मिली, ठीक है। और अभी वो करंटली डिप्टी कमिश्नर है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, पोस्टेड इन नीमच एक जगह है, ठीक है। कोटा नीमच ये बेल्ट है जो वहाँ पे आपको पता है ओपीएम की खेती की जाती है, तो उनको मॉनिटरिंग का काम एक सिविल सर्वेंट को दिया जाता है। गवर्नमेंट डाइट मॉनिटर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाइट मॉनिटर करती है चीज को। तो मैं पर्सनली राव साहब से अप्रिशिएट इसलिए हूँ, मैं खुद उनको पर्सनली एडमायर करता हूँ कि राव साहब जैसे आपने जोशो को देखा होगी, तब भी उनके अंदर इच्छा थी कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और आपने देखा कि राव साहब को कॉलेज का जो रिया अवार्ड होता है वो मिला है, तो ये प्रूफ करता है कि जो कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। राव साहब सोसाइटी के लिए जो करना चाह रहे हैं उन्होंने किया है और कॉलेज ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर दूं राव साहब, प्लीज आइए, टेक्निकल टीम राव साहब को ऑन करिए। और हम चाहते हैं कि इस रूम कुछ 5-10 मिनट राव साहब बोले, फिर हम जो बच्चों के क्वेश्चन आए वो बच्चों के बिहाफ में मैं पूछूंगा, फिर रेंडमली बच्चों को पूछेंगे, भाई कौन पूछना चाहता है उनको भी अलाउ कर देंगे। तो टेक्निकल टीम प्लीज राव साहब को स्क्रीन पे लाइए। राव साहब अपने जो कैमरा और अनम्यूट कर लिए, कैमरा ऑन कर दीजिए। थैंक यू माना भाई। पहले तो आपने महात्मा बुद्धा की स्टोरी से स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो माना भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। माना उन पायनियर्स में से है जिन्होंने हमारे इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स में से पहले मेडल लाने वालों में से है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेडल भी मानाराम चाह रहा है कि उसी को मिले जो अलुमनाई की तरफ से हेल्प हो सके। तो मैं उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और माना ने कहा कि महात्मा बुद्धा आके हेल्प करना चाहता है, पर सच्चाई ये भी है कि फ्री की हेल्प की ज्यादा वैल्यू नहीं होती समाज में। फिर भी आप कर रहे हो, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं कि माना ने कहा कि महात्मा बुद्धा ने सोचा कि 3 टाइप के लोग हैं। एक वो जिनको मोक्ष प्राप्त करनी है वो यहीं आ जाएंगे, एक जिनको कभी करना ही नहीं है वो वहीं रह जाएंगे, एक बीच वाले हैं वो कंफ्यूज है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए महात्मा बुद्धा गए थे। तो हमारे भी यहाँ भी 3 कैटेगरी हैं। एक तो वो होंगे जो कोर एरिया में काम करना चाह रहे होंगे कि केवल मुझे तो ये सिविल सर्विसेज से मतलब नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर है तो एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा वो होंगे जो उन्होंने मन बना लिया होगा कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करनी है। और तीसरा जो मिडिल वाले होंगे, तो ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी रह सकती है। सेकंड और थर्ड कैटेगरी को हम हेल्प करेंगे। और फर्स्ट वाली कैटेगरी से निवेदन है कि इस टाइप के लोग जो कोर एरिया में ही जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज से उनका कोई वास्ता न रहेगा, वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। देखिए नंबर मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप में से 5-7 लोग रहेंगे तो बेटर डिस्कशन कर पाएंगे। केवल आप ज्वाइन करके छोड़ रहे हो तो हमारे कोई नंबर मैटर नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट राव साहब एक बार रोकूंगा मैं आपको। हाँ बच्चों एक बार अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हमें चेहरे तो दिखे। ऑडियो बंद रखिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम देखते रहे हम किससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, प्लीज। हाँ राव साहब कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे लगता है जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वीडियो ऑन करके पूछ लेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल सभी ऑन करेंगे तो क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा ये था कि भाई जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको यही कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 12th करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं। उनको लगता है कि हमारे लिए मतलब आईआईटी कुछ स्पेशल करेगी, और सही भी है। लेकिन जो ही सिविल सर्विसेज में आते ये आईआईटी के अंदर आते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा कोर एरिया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कोर एरिया है, और उनको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा जैसा आदमी जो नीचे से आया था, तो मुझे लगता था मैं सोसाइटी के लिए कुछ अलग करूंगा, डायरेक्ट इंटरवेंशन करने की हमारी सोच रहती थी। तो कॉलेज के टाइम में हमें रियलाइज हो गया था कि यार ये ना कंप्यूटर साइंस मेरे लिए नहीं बनी। ऐसे बहुत से मेरे साथी होंगे जिनको लगता है कि यार सच में ही मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम करना चाहूंगा। उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन्हीं लोगों को हम एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस में क्वालिफाई करके भी बहुत बड़ा मतलब जिंदगी को पूरा उलट देंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप आईआईटी कोर एरिया में जाके भी उलट दें, ऐसा भी नहीं। डिपेंड करता है कि आपको इम्पैक्ट करना है तो आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। तो मैं एक तो ये नहीं कहूंगा कि सिविल सर्विसेज में आके आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं। लाइफ में बहुत ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एक्सप्लोरेशन की क्यों बात बता रहा हूँ, आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाऊंगा कि आपकी हम जो आए डाउट दूर करें या नहीं करें, लेकिन अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो आप अपने आप का डाउट कभी दूर नहीं कर पाओगे। उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि यूएस को जापान पे एटम बम गिराने थे। उसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर था, उसने कहा, उसने अपनी टीम को बोला कि आप ऐसा कीजिए, जापान के मेन सिटी की लिस्ट बना के लाई। तो सभी ने उसके सामने टीम ने पुट किया, उसको सबसे ऊपर टोक्यो लिखा था। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने क्या किया, उस टोक्यो को कट कर दिया। अब सब सरप्राइज थे उसकी टीम में कि भाई अगर हम किसी कंट्री की सबसे टॉप मोस्ट, अगर इंडिया में अगर करना है तो दिल्ली पर अटैक करो, जापान में करना है तो टोक्यो जैसी सिटी पर अटैक करना चाहिए हमें, उसको करो, क्यों कर दिया। तो वहां का जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर था उसने कहा कि मैं थोड़े दिन पहले हनीमून पर गया था मेरी वाइफ के साथ, और जो टोक्यो है वो इतनी शानदार सिटी है और उसका जो कल्चरल रिचनेस है, अगर खत्म हो गया तो दोबारा इस दुनिया को देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे पता है कि आज हम वॉर की सिचुएशन में हैं, लेकिन कल आप उस चीज को अप्रिशिएट करोगे जो हमने छोड़ी है। और उसने अपनी पूरी टीम को कन्विंस किया कि हमारा पर्पज है केवल वार को रोकना, इसलिए हम टोक्यो पर अटैक नहीं करेंगे। और आप मानिए कि वो बंदा जिसने एटम बम का डिसीजन लिया, सेक्रेटरी हुआ, उसको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने डिसीजन गलत लिया सही लिया, मैटर ये करता है कि आपने डिसीजन लिया या नहीं लिया, उसके लिए आपने अपने आप को कन्विंस किया है, अपनी टीम को कन्विंस किया या नहीं किया। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके कान नाक आंख दिमाग से खुले रहने चाहिए कि आप क्या सेंस करना चाहते हो, कैसे आगे चीज बढ़ना चाहते हो। तो मेरा तो यही, आदमी, लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज में जो आप जब ये वीडियो देखोगे यूट्यूब पर तो कई बच्चों को एहसास हो जाता है कि यार सिविल सर्विसेज तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी करता है। एक्चुअली आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, उसके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। आदमी हमेशा ही ऑर्डिनरी होता है, लेकिन वो अपने एफर्ट्स कई बार इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है कि उससे लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। तो मैं जितने आए हैं बच्चे आए हैं उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप सब को जो डिसीजन लेना है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैपेबल है। कई बार आपको ऑर्डिनरी एफर्ट की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। माना भाई, कंटिन्यू भाई। तो राव साहब थैंक यू, आपने आए समय निकाले। तो अब हम बच्चों में से किसी वॉलंटियर को बोलते हैं। अब आपके फॉर्म में क्वेश्चन आ गए मेरे, बट बच्चे ज्यादा नहीं है, आए निश्चित छोड़ की 100+ बच्चे होंगे तो थोड़ा गोचपोच हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन मंगवा लिए, बट बच्चे कम है। तो आप में से कोई वॉलंटियर आइए, अपना हैंड रेज करिए, उसको टीम उनको अलाउ कर देना कि क्वेश्चन पूछे। हम इसको कॉन्वर्सेशनल बनाते हैं इस वेबिनार को। तो कोई अपना हैंड रेज करे। डायरेक्टली पूछ लेना, ओपन करके वीडियो ओपन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं हैंड रेज के बजाय। हाँ, आप अपने टीम उनको अलाउ कर दीजिए, अनम्यूट का जो ऑप्शन होता है सबको जो म्यूट है उनको कर दीजिए। कोई भी आए अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि हमें पता चले कि हम सही जा रहे नहीं जा रहे। जी सर, मतलब ऑलरेडी सब अनम्यूटेड है, तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं कोई नाम बोलता, सौरभ मिश्रा ये है। सौरभ मिश्रा प्लीज आगे और एक क्वेश्चन पूछो, क्या क्यों आए हो आज आप, इस आपके हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और साथ में प्लीज अपना कौन सी ईयर में ये भी बता देना, मास्टर कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, या बीटेक में कौन सी ईयर में, प्लीज ये थोड़ा बताइए। और सिंपल कोई भी क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये यूपीएससी क्या है, इतना भी पूछ लीजिए क्या है यूपीएससी। ये सौरभ मिश्रा आप आइए, आपका आवाज नहीं आ रही सौरभ मिश्रा, अपना अनम्यूट करें पहले। हाँ, ये सर, आई एम ऑडिबल?
यस यस प्लीज। यस मैं एक्चुअली एमटेक सेकेंड ईयर से हूँ और मैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैं बीटेक 2019 में पास आउट किया है, उसके बाद मैंने जॉब किया है। बट मैं यहाँ पे एमटेक एक्चुअली एज अ पार्ट टाइम की तरह ही करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना था यूपीएससी का ही। और मैंने अभी यूपी पीसीएस का दिया भी है। तो अभी आप थोड़ा सा मुझे ये गाइड कर सकते हैं? थोड़ा मुझे कंफ्यूजन आता है कि जैसे अभी प्लेसमेंट भी चल रहा है और अभी मेरा डिसीजन ये नहीं ले पाया हूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए। भाई सौरभ जी, पहला तो ये है कि आप डिसीजन, मैंने यही बोला था कि आप अपने आप को कन्विंस करना है। एक काम कर लीजिए, आप बैटरी पहले कितना प्लेसमेंट अभी हो रहा है? सॉरी सर, प्लेसमेंट अभी होने वाला है? यस सर, प्लेसमेंट तो अभी चल रहा है ना। आप एक काम करिए, फुल फ्लेज प्लेसमेंट में बैठ जाइए। जब प्लेसमेंट एंड हो जाए, जो भी आपका सिलेक्शन हो किधर भी हो, उसके बाद ना सेकंड डिसीजन लीजिए बेटर, आप, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। देखिए, मैंने भी किया है उसी आईआईटी जोधपुर से, आप भी कर रहे हो। जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, वो किसी साइड के नहीं रहते, ना प्लेसमेंट कराओगे ना आप सिविल सर्विसेज कराओगे। बेटर ये है कि अभी जो कि इमीडिएटली, मैंने कहा ना, इमीडिएटली आपको क्या डिसीजन लेना, आप प्लेसमेंट पे बैठ जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आज ही आप पूरा कर दोगे चीजों को। आप 2 महीने बाद भी सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो, 6 महीने बाद भी कर सकते हो। एक बार आप प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है सर, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। बट अभी क्या है कि अभी वो जोन नहीं समझ आ रहा है कि मतलब अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए अपने आप से। आपको जॉब क्यों चाहिए? फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फाइनेंशियली मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने क्यों कंटिन्यू की उस चीज को। मैं एक तो ये कर लीजिए कि जैसे मैंने अनाथ आश्रम वगैरह में पढ़ाना, ये सब करता रहता था, ताकि आपकी दिमाग की, जैसे किसी को खुशी होती है बहुत सी चीजों, वो भी खुशी रहे। वॉलीबॉल खेलना, ये सब करना भी साथ साथ करते थे। दूसरा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो। यूपीएससी में जो ही बंदे सिलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज, जो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे क्यों चाहिए जॉब। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो सोच सकते हो। मैनेजेबल है तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाइए। अगर मैनेजेबल नहीं है तो आप पहले प्लेसमेंट ले लीजिए, 2 साल आप काम कर लीजिए, उसके साथ तैयारी करते रहिए। 2 साल के बाद आपकी फाइनेंशियली है थोड़ी ठीक हो जाए, वापिस आप आ जाइए उस पर। बेटर ये कि आप चूज कीजिए कि आपको करना क्या, डिसाइसिव बनिए। मैंने कहा ना, डिसीजन गलत सही नहीं होता, डिसीजन के पीछे रीजन होना चाहिए आपका कि मैंने इसलिए किया। कोई दूसरा आपको जजमेंट करने वाला नहीं है, आप अपनी लाइफ को खुद जज करोगे। और कुछ आपको पूछना है? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ। अब एक राहुल ने हैंड रेज किया, प्लीज राहुल अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें और राव साहब से अपने जो भी क्वेरी पूछिए। राहुल। गुड आफ्टरनून संजय मानाराम। अपना कैमरा राहुल आप अपना कैमरा ऑन करिए, हम भी देखें कहाँ हो अभी आप। राहुल, अभी मैं गांव में हूँ सर मानाराम, मैं अभी गांव में हूँ। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है, छत के ऊपर हूँ वैसे, लेकिन मैं ऑन कर सकता हूँ। चलो राहुल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो हमारी टीम में राहुल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। राहुल इज काइंड ऑफ पर्सन जिसको इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। ये 2015 के पास आउट है, आपके सीनियर है और हमारे जूनियर है और काफी एक्टिव है। ये भी कह सकते हो कि हमारी टीम में ही है। इनका भी इच्छा है कि कॉलेज के लिए कुछ कुछ करना है। तो अगली बार जो आपका जो फिजिकल सेशन होगा तो मुझे लग रहा है कि वो राहुल ले लेंगे आपके। तो राहुल, आपको कुछ राहुल साहब से पूछना तो पूछ लीजिए और कुछ बच्चों को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, प्लीज कम। मेनली मेरा ये था कि जैसे सौरभ मिश्रा ने बताया ना, तो इसमें एक तो ये था कि आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे आपका नाम दिख रहा है मुझे सौरभ मिश्रा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जनरल से हो, तो आपकी एज लिमिट 32 है, तो आपके पास अटेम्प्ट भी 6 रहते हैं, तो आप कुछ चीजें उसके हिसाब से भी प्लान करनी होती है। वो चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
लेकिन मेरा ये था कि अब आपकी एज कितनी एग्जैक्टली आपने बताई नहीं, तो उसके बेसिस पे कुछ चीजें आपको वैसे भी डिसाइड करनी होती है, तो वही सब बोलना था मेरे को उनको, मिश्रा जी को। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अब ये सिद्धार्थ सिंह प्लीज आप आइए, पूछिए कुछ। हेलो सर। हेलो सर, मैं ये जानना चाहता था कि एज अ नेपाली सिटीजन क्या प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए यूपीएससी में। मैं अभी पीएचडी फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरी एज 24 है। तो जैसे मैंने बहुत जगह से सुना है कि नेपाल के लोग भी यूपीएससी लाइक सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं इंडिया में। तो क्या क्या सर्विसेज है जो ऑफर हो सकती हैं, लाइक कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्राइटेरिया है? सिद्धार्थ सिंह, आप नेपाल से हो क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, एक ऐसा कीजिए, जो हमारा मिनिस्ट्री का एमओयू है इंडिया और नेपाल का, उसमें डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन सी सर्विसेज है जो इंटरचेंजेबल है। यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको वापस वहीं भेज दिया जाता है। कई बार जरूरत होती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हम जब आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था, 8 लोग नेपाल से आए थे और वो नेपाली सिटीजन थे और हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे। आप ना, अगर आपको ये दिखना है कि पूरी होलिस्टिक लिस्ट क्या है जिसके तहत मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो हमारा इंडिया का और नेपाल की जो सर्विसेज है उनका एमओयू है, वो आप एक बार नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, आपको कभी भी मैंने हमारे जो आईआरएस के अंदर नेपाल के बहुत दोस्त है अच्छे, और सीरियसली आपको बताऊं तो वो वंडरफुल काम कर रहे हैं। और आपको मेरे का पर्सनली एक वो भी देना है कि नेपाल के जो लोग थे, जो 8 ऑफिसर्स थे, सही बता रहा हूँ कि उनकी इम्पोर्टेंस, उनको अपने आप में लाइफ की इम्पोर्टेंस हमसे तो गुना अच्छी नजर आती थी। उसका रीजन है, आपकी कंट्री छोटी है और उसमें अभी बहुत लीडरशिप की जरूरत है, और एज ए ऑफिसर वहां आप बहुत ही पायनियर रोल कर सकते हो। ऐसे इनिशिएटिव देखिए, जो कंट्री स्टेब्लिश होती जाती है ना, उसमें स्कोप कम होता जाता है चीजों को इनिशिएट करने का, और आपकी कंट्री है, बहुत स्कोप है। और सिविल सर्विसेज में अगर आपका सच में ही मन है तो आप इंडिया को भी एक्सप्लोर कीजिए और नेपाल में भी चीजों को भी एक्सप्लोर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और सही बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सच्ची। हमारे लिए, हमें बड़ा प्राउड महसूस होता था आपके ऑफिसर्स हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे। तो आप जाके नेट पर सर्च कर लीजिए उस एमओयू के कौन कौन सी सर्विसेज है और फिर अप्लाई कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। सिद्धार्थ, इनकेस कुछ मिले नहीं तो कोई नहीं, सेम क्वेश्चन इसमें ग्रुप में तुम ज्वाइन कर रखा उसमें डाल देना, भी मतलब हम भी फाइंड आउट करके करेंगे, तुम्हें आंसर मिलेगा। खुद करो होमवर्क। ये तो कहते ना, हमने बताया ना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आएंगे बातें करेंगे, सारा होमवर्क सारी मेहनत तुम्हें करनी है। हम कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, सारी मेहनत आपको करनी है, बस गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे। नहीं होता है दोबारा पूछिए, हमारी टीम में हेल्प करेगी, हम खुद आपके लिए हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सिद्धार्थ, और बड़ा अच्छा लगा कि यार अपने हमारे राजस्थान में एक नेपाल से भी आए हैं और तैयारी कर रहे हैं। गुड टू मीट यू। अच्छा, अब आइए, ये आयुषी सोनी, प्लीज कम। अपना जो भी क्यूरी है, आप क्यों आए आज, क्या है आपको जानना है, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये पूछना था कि सर जो भी मैं टारगेट बनाती हूँ वो बिल्कुल भी पूरे नहीं होते हैं, मतलब मैं 2 महीने से टारगेट चेंज ही करती रही हूँ। तो आयुषी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन सी ईयर में हो, ठीक है, पढ़ा क्या कर रहे हो, यूपीएससी का क्या सोचा है उसके बारे में बताइए, और इन जनरल आपने बोला टारगेट, तो उसको स्पेसिफाई करिए प्लीज। हाँ सर, पहले मैं जीत जोधपुर में थी, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी थी, वहाँ पे 2 साल मैंने करी, फिर वहां से मैंने छोड़ दी थी फैमिली इश्यू की वजह से। फिर यहाँ पे मैंने आईआईटी जोधपुर में अप्लाइड बीएस एंड डेटा साइंस, सॉरी डीएस एंड एआई में एडमिशन लिया था, बीएससी। तो वो अभी मैं उसमें फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं अभी प्रिपरेशन कर ही रही थी, तो फिर मैं ऐसे टारगेट बना रही हूँ तो वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन था मेरा। आपने क्या क्या टारगेट्स बनाए थे?
देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आपके टारगेट गोल पोस्ट चेंज होती जाती है। आप बताइए मुझे 1 महीने के अंदर आपने क्या क्या टारगेट्स बनाए थे? मैं जस्ट सुनना चाहता हूँ ताकि आप उसी ऑथोरिटी के साथ अपनी चीज को पुट कर सके। सर मैंने कुछ ज्यादा नहीं, बस अभी एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करी है, तो वो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स लेके बनाए थे। जैसे मतलब आज ये चैप्टर करना है तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? सर रीजन तो यही है कि बार बार उठना पड़ता है टेबल से। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो? हाँ यस सर। क्यों करना चाह रहे हो भाई? क्या क्यों बन के क्या करना चाह रहे हो? सर वो तो मैंने बचपन से ऐसे सोच रखा था, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो क्लासमेट्स और भी ऐसे बोलते थे कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, तो उसमें सर दो मेरी उसमें वो बोलते थे, आप क्यों बनना चाह रहे हैं ये बताओ। सर क्योंकि मेरे पापा ने बोल रखा है इसलिए, और मुझे भी मतलब ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया इसलिए। फिर नहीं पास हो गया। हाँ आप ना दूसरी चीज की तैयारी कर लीजिए। आपके पापा के बोलने से आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर दोगे, तो ये तो ब्लंडर है। आप अपना करियर खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे। नहीं सर, लेकिन मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं आपको इंटरेस्ट आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप सुबह 4 बजे तभी उठ सकते हो किसी चीज के लिए जब आपका विजन और मिशन दोनों क्लियर हो। आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती है। जब हम तैयारी करते थे हमें पता है कि हम सुबह 4 बजे उठते थे, हमारे दिमाग में आता था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता तो मैं ये चेंज कर देता, मैं यहाँ होता तो इस पोजीशन में ये चेंज कर देता। हमारे दिमाग एक्चुअली ऑफिसर आदमी बाद में बनता है, पहले उसके अंदर वो चीजें आने लग जाती है उसके दिमाग में, समझ रहे हो? तो अगर कोई पर्पज है लाइफ में कि मेरे को इसलिए बनना है तो ही आप उठ पाओगे, वो तभी आप टारगेट सक्सेस कर पूरा कर पाओगे। अगर पापा ने बोला है और आप तैयारी करने लगे तो सिविल सर्विसेज इतना अच्छा केक नहीं है कि बर्थडे के दिन काट लेंगे और खा लेंगे, ऐसा नहीं। सर लेकिन उसमें कुछ फैमिली इशू भी है जो मैं अभी नहीं बता सकती, इसलिए। देखिए ऐसा है, मुझे तो आज तक ऐसा आदमी मिला ही नहीं जिसको पर्सनल इश्यू ना हो। वो या तो कुछ गोड टाइप का आदमी हो सकता है जिसको पर्सनल इश्यू नहीं हो, सबको होते हैं। अभी को होता है, लगता है केवल साथ ही घटित हो रहा है, जबकि होता सभी के साथ है। बेटर है आपने इस सेशन के एंड में दोबारा क्वेश्चन पूछिए, जब आप अपने आप से 5-10 मिनट और दीजिए अपने आप को, फिर आपको और क्लैरिटी होगी। ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू आयुषी, आप आए, थैंक यू। अब ये आदित्य चौहान ने हैंड रेज किया। प्लीज आदित्य पूछिए अपना जो भी कुछ पूछना आपको। एक मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप लोग वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप किसी को कन्फ्रंट कर सकते हो, ये हिम्मत रखिए। बिल्कुल राव साहब, मान लो कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहे उसको ये सब बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए उसमें। आपने यदि गर्ल्स है तो आपको पता है आईपीएस, आपको नाम सुना होगा किरण बेदिका जो सबसे पहले आईपीएस बनी थी, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज पूछिए आदित्य चौहान प्लीज। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मैं अदिति चौहान, आई एम करंटली एनआईटी जयपुर से मैं सीएससी कर रही हूँ, और इधर मैंने बीएससी एआई का डेटा साइंस का कोर्स मतलब ले रखा है ताकि मैं एआई एमएल भी साथ में कर सकूं। बट मेरा ये है कि मैंने अभी से ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ ताकि मैं लाइक कॉलेज के लास्ट ईयर में यूपीएससी की तैयारी थोड़ा स्टार्ट करूँ। तो मतलब कैसे, बस इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती हूँ कि कैसे स्टार्ट होता है और क्या रूटीन रहता है, स्टडी रूटीन, और कितना टाइम 3 स्टेजेस जो है प्रीलिम्स मेंस उनको देना है। आपको कितनी साल और है कॉलेज में? 3 साल है? हाँ, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो 2 साल, 1 साल ही मान के चलिए सर, उसके बाद तो वैसे भी तैयारी। देखिए बेटर ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड मोस्टली 3 अटेम्प्ट में आप यूपीएससी निकाल लें तो बड़ा सही रहता है, फुल रहता है। देखिए आप स्टार्ट जब भी आपको करना हो तो बेस्ट चीज ये होती है कि आप बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए स्टैटिक पोर्शन के लिए। जो करंट पोर्शन है वो बहुत मैटर करता है, उसका सबसे सही तरीका होता है इश्यू बेस पढ़ना। आप हमें पूछेंगे कितने घंटे करना चाहिए, इररिलेवेंट है। आपके एग्जाम आ रही है, आप घंटे नहीं दे सकते। आप छुट्टियों में चल रहे हो, आप फुल घंटे दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है। जो आपको पर्सनल लाइफ में हेल्थ सही मेंटेन करने के लिए, खेल के लिए और बाकी आपकी हॉबी को फुलफिल करने के अलावा जो टाइम वो दे सकते हो। तो अब मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तैयारी करने का तरीका।
मैं क्या है, आपको जब यूट्यूब पर जाओगे तो आपको 1000 वीडियो मिलेंगे और सब फिलोसफिकल भी देंगे, सब देंगे। मैं आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज का बंदा हूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ सच्चाई के साथ क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो 2015 में के एंड में 2014, 15 और 16 वाली एग्जाम में जो मैंने क्वालिफाई की, वो 17 बैच इसलिए बोलते हैं उसको। 16 वाली एग्जाम जाती है, 17 में उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसको 2017 बैच का। तो 2015 के एंड में क्या हुआ कि हमें लगा कि यार एक हेल्प लेनी चाहिए। तो मेरा दोस्त है संदीप शर्मा हास्य का, उसका एक दोस्त था IRS बना हुआ था, तो उसने हमने उनको बुलाया दिल्ली, वहां पर दिल्ली में वो आए, क्योंकि हमने कोचिंग नहीं की थी, तो दोस्त आया, तो हमने कहा कि यार हमें ना थोड़ा सा ऐसे और ये बेसिक चीजों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एजुकेशन। अब हम मिल गए, हम दोनों ही नहीं बता पाए। देखिए एजुकेशन हमें पता है क्या होती है, एजुकेशन है, और तो उसने क्या किया, 4 लाइन बोल दिया, एजुकेशन ये लर्निंग प्रोसेस है जिससे ये डेवलप करती है। वो हमें भी पता था, लेकिन हम नहीं बोल पाए। हम उसकी तरफ देख रहे हैं, हमें पता है कि एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज एजुकेशन। तो उन्होंने कहा यही दिक्कत है, यही दिक्कत है आपकी कि आप ऐसे वगैरह में शायद मार्क्स कम मारे। अब मैं क्या हुआ कि देखिए नॉर्मल आदमी जब स्टार्ट करता है तो टेंशन में आता है। हम दोनों गए, और सही बताऊं तो रात को नींद नहीं आई, हमें लगा यार हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, हम फिट तो हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ है। और सही बताऊं दूसरे दिन लाइब्रेरी में आए और उन्हीं चीज को एनालाइज किया कि ये जो एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, ये एग्जाम्पल तो हम कोट कर सकते थे। चीज क्या थी कि हमारी उस चीज पर टेंशन नहीं थी, हम उनको वर्ड्स में क्लियर नहीं कर पा रहे थे, चीजों को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे इमीडिएटली। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि शायद हमने लगातार क्वेश्चन नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी सभी आप लोगों को पता है कि इंडिगो का इश्यू हुआ था, फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, सोशल मीडिया है। अब आप पहले नॉर्मल आदमी क्या करेगा, यार ये फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कुछ इश्यू है, इश्यू पर नहीं जाएगा। यूपीएससी का बंदा अगर है तो उसको ये पहले क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हुई। तो उसको आंसर मिलेगा कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी, उसको फुलफिल करना था। रेगुलेशन ऐसी थी जिसमें क्रू मेंबर को बढ़ाना था, उसमें टाइम वगैरह सेट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि क्यों बढ़ाना था, गवर्नमेंट को क्यों बढ़वानी है सब। तो आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा कि ये सेफ्टी इश्यूज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेफ्टी इश्यूज हो जाएगा, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई थी वैसा इश्यू हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछोगे फिर इंडिगो को क्यों इश्यू हुआ, बाकी एयरलाइंस को क्यों नहीं हुआ, बाकी एयरलाइंस उड़ रही थी, इंडिगो ही कैसे है। तो आपको आंसर मिलेगा कि एयरलाइन की मोनोपोली है। मोनोपोली नहीं, इंडिया में ड्यूपोली है। वो भी एक धीरे धीरे आप सीखोगे। जैसे 60% सेक्टर एयर इंडिया वो इंडिगो ने कर रखा है और 20% टाटा के पास है। 80% हमारा सिविल एविएशन 2 ही एयरलाइन के पास है। तो आप पूरा इस पर जाओगे कि क्यों इन्हें 2 की मोनोपोली है, बाकी एग्जिट क्यों हो रहे हैं। जैसे पहले इस जेट एयरवेज थी, बहुत सी है वो डाउन मार गई। गो एशिया थी, बहुत सी एयरलाइन है जो अब काम नहीं करी, कंपनियां भी बंद हो गई। आप उसके पूरा रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद आप फिर लौट के आओगे कि मैंने जान लिया कि जितनी पहले कंपनियां थी क्यों फेल हुई, इनकी मोनोपोली हुई, तब ये इश्यू हुआ। गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, इसका मतलब मोनोपोली कहीं कहीं दिक्कत कर रही है। फिर आप सेफ्टी इश्यूज पर जाओगे कि अहमदाबाद में और क्या क्या इश्यूज हैं जिसके कारण सेफ्टी कंसर्न्स रेज होती हैं और गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या रेगुलेशंस दिए। आप सही बताऊं तो लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपको इश्यू क्लियर हुआ नहीं हो। और एक सिंगल टॉपिक मत कीजिए। आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हो, देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम जर्नलिस्ट चाहती है आपसे, स्पेशलिस्ट नहीं चाहती है, लेकिन वो बेस्ट जर्नलिस्ट चाहती है कि आपको डेप्थ का हो। सिंपल केवल कर लोगे आप, डेप्थ में नहीं जाओगे तो आपके सिविल सर्विसेज क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, चीजों वन बाय वन। अब उसने, मैं वापस उस पर आता हूँ जिस IRS ने हमसे पूछा था कि व्हाट इज एजुकेशन, और हमने कहा क्या है यार ये तो सिंपल, हम भी बता देंगे। तो ठीक है, इसने जो बताया वो बता देते। इससे अगर डेफिनेशन बताने से एग्जाम क्लियर होती तो हम भी पहले हो जाते। लेकिन उसने बहुत सही क्वेश्चन किया हमसे। क्वेश्चन ये किया कि हम उस एजुकेशन
एजुकेशन की कितनी डायमेंशन निकाल पा रहे हैं। एजुकेशन हमसे केवल पूछे, हम केवल बोले लर्निंग प्रोसेस है, समझ लो कि वो 1% भी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बहुत सी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, और कितने डायमेंशन आप निकाल पा रहे हो, यो यूपीएससी मैटर करता है। तो आप जब भी आपके टॉपिक क्लियर होना इम्पोर्टेंट कब होगा, ये तब होगा जब आप ये कभी किसी पूछना कि कितने घंटे पढ़े, घंटे आप अपने अवेलेबिलिटी के अनुसार करोगे, सबको पता है। जो आपको मजा आने लग जाएगा, आप ऑटोमेटिक घंटे में बढ़ जाएंगे, टॉपिक्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू, आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया आपकी, या और भी आपको डाउट हो तो बता सकते हैं। यस सर, थैंक यू। थैंक यू आदित्य। राव साहब, कुछ जो एक फोरम डाला था हमने ग्रुप में, हाँ। तो उनमें कुछ क्वेश्चन रेज किए, तो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है, तो मैं एक बार भाई, हाँ जी राव, और भी लोग डाइट करें तो अच्छा है। नहीं बच्चे, मैं चाहता हूँ कि कोई आए आगे। कुछ एक आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य अपना ये, हाँ आदित्य पूछो। ओके, हेलो सर, माय नेम इज आदित्य पोटे। मैं बीटेक 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल। और अभी मैंने मतलब डिसाइड कर लिया फिर कि अब यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया एनसीईआरटी वगैरह बेसिक स्टार्ट करना, लेकिन अभी बीटेक के बाद प्रॉपर 1 साल तैयारी करूंगा। तो अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि मतलब जो उसके लिए कोचिंग लगाने का एक डिसाइड कर लिया है, बट कोचिंग फिर ऑनलाइन लगानी चाहिए कि या फिर दिल्ली जाके तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए कंफ्यूज हो गए। आपको मैं एक आदित्य बात बताता हूँ, जिसमें मैंने कोचिंग नहीं की। मैं सबको कह दूं कि भाई कोचिंग मत करो, तो क्या होगा, होता क्या है, हर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कोचिंग क्या करेगी, आपको एक बेसिक चीजें प्रोवाइड करेगी। कोचिंग कभी डेप्थ नहीं देती, किस अपने ऑप्शनल के अलावा कभी डेप्थ नहीं देती। ऑप्शनल में आप कोचिंग करनी चाहिए। मेरे पास तो थोड़े से फाइनेंशियली इश्यू था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज भी करता हूँ। जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसमें हमेशा आपको कोचिंग, अगर आपका कमांड नहीं है फुल, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पेपर्स हैं, उसमें आप बिना कोचिंग कर सकते हो, कोचिंग भी कर सकते हो। कोचिंग आपको जरूरी नहीं है ऑफलाइन ही करनी है, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग आपको बेसिक चीजें बताएगी, डेप्थ बताएगी, वो आपको अल्टीमेटली खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए मैं बताऊं, कोचिंग में कौन से लोग होते हैं, आप बताइए, आप मुझे बताइए आदित्य, कोचिंग कौन पढ़ाते हैं? उस सब्जेक्ट के कोई एक्सपर्ट होंगे, या फिर जिसमें जिन्होंने बहुत साल उसमें स्पेंड किया है। या दिक्कत ये है कि अगर कोचिंग पढ़ाने वाला यूपीएससी देके पास नहीं हुआ और आप उसका एक्सपर्ट बता रहे हो, समझो। एक्चुअली क्या, वो आपको बेसिक चीजें बता देगा, ये उससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको अपने सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का कोई सिलेबस तो डिफाइन नहीं है, तो चीजों का एक टेरिटरी डिफाइन हो जाएगी। लेकिन याद रखना, सिविल सर्विसेज सराउंडिंग का खेल है। आप जितना, मैं तो कह रहा हूं कि आप, जैसे मैंने इंडिगो वाला एग्जांपल आपने सुना, आप सर्फिंग करोगे उस इश्यू को, आप सिविल एविएशन, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब तक एग्जाम दी तो मानाराम है, राहुल है, इन लोगों को पता है कि कभी प्री फेल नहीं हुआ। प्री बड़ा अनसर्टेनिटी सी होती है। वो मेरे से पूछते थे कि यार ये 100 मतलब कट ऑफ जाती है 90 वाले 140 कैसे ले आता है। सही बताऊं तो, और मैं कभी प्री मेंस अलग अलग नहीं करता था, मैं टॉपिक डिसाइड करता था, टॉपिक इश्यू पूरा रिजोल्व करके ही मानता था, फिर मिनिस्ट्री में उसकी रिपोर्ट तक पढ़ता था। उससे क्या होता है, आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको केवल लटाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि सिविल एविएशन इंडिया में कैसे काम किया, कैसे कर रहा है, क्या हमें चेंज। कल को आप मतलब कि सिविल सर्विसेज में आगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में चले गए, इतना आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री में मतलब लग गए आप, उससे भी आपको एटलीस्ट 50% उसी चीज यूपीएससी की प्रिपरेशन से आप उस एरिया को जान सकते हैं। तो आपने टॉपिक क्लियर किया करिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मेन चीज है। अब आप जैसे प्री की आप तैयारी करोगे ना आदित्य, आप जैसा आपने कहा कि सर मैंने बना ही लिया है सिविल सर्विसेज में, आप जो ही प्री का एग्जाम देखो, आप लोगों को लगेगा यार फैक्चुअली बहुत है इसमें। सही बताऊं तो दुनिया की कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपने जेईई की एग्जाम दी, उसमें केमिस्ट्री को लोग बहुत फैक्चुअल बोलते थे। हर एग्जाम
15-20% फैक्चुअल पोजीशन होती है। यूपीएससी के खासियत है, फैक्चुअल भी आएगा तो उसके ऊपर नीचे आपका एनालिसिस किया होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इंडिगो और टाटा की 80% ड्यूओपोली है। अब वो आपके प्री में एक स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंडियन सिविल एविएशन इसलिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि इसमें ड्यूओपोली एग्जिस्ट करती है। दूसरा आ रहा है ऑप्शन कि इसमें इंडिगो और टाटा की 80% भागीदारी है। आप कहोगे यार मुझे क्या पता 80% है कि 79% है, मैं कहां से लाऊं? एक्चुअली आपने एनालिसिस नहीं किया उस सेक्टर। एनालिसिस बिना फैक्टर उसके फैक्ट के हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। बिना फैक्ट के आप एनालिसिस कैसे करोगे कि मोनोपोली है नहीं है, क्यों इश्यू हुआ और रेगुलेशन हमारे कहां तक पहुंचे, क्यों उसमें फेलियर हुए, गवर्नमेंट क्यों फेल कर रही है? विदाउट फैक्ट्स और एनालिसिस के आप जा ही नहीं सकते। तो आपने एक दूसरा, अभी आपने कहा कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ 1 साल में जा रहा हूँ, मैं आपको वो भी एक फंडा क्लियर बताता हूँ। आप चाहिए जहां से आपको इश्यू है ना, आप रेक्टिफाई कीजिए तुरंत इश्यू को, ठीक है ना? जहां आप, और आपने ये है, मैं हालांकि मैं उधर शेखावाटी का रहने वाला हूँ, तो जोधपुर मेरे रूट में नहीं आता, वरना मुझे लोगों ने कहा भी था, मैं वहां रे अवार्ड लेने आया था तब भी मैंने बोला था मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हो गई और आने वाले टाइम में उधर आया तो जरूर मैं फिजिकली आऊंगा और आप लोगों को जैसे हेल्प कर पाऊंगा जरूर करूंगा भाई। उससे आपके बहुत माइन्यूट है ना, आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि हो सकता है अभी आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओ। आप बोलोगे सर मैंने तैयारी तो कर रहा था लेकिन ये वाला जो एथिक्स है ना मुझे कभी पल्ले ही नहीं पड़ती, उसका भी मैं बताऊंगा। एंड आदित्य और कुछ पूछना है? हाँ सर, लेकिन फिर अगर मतलब कोचिंग अगर हम नहीं लगाएंगे तो मतलब अभी क्योंकि मेरे को गाइडेंस देने के लिए बाकी कोई नहीं। मैंने कहा मेरा इश्यू अलग था, मेरा फाइनेंशियल इश्यू था। आप कोचिंग लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा कोचिंग आपको डेप्थ नहीं प्रोवाइड कराएगी, कोचिंग आपको बेसिक चीजें प्रोवाइड कराएगी, तो आप ऑनलाइन करा लोगे वो चीज मिलेगा, ऑफलाइन करोगे वही चीज मिलेगा। ऑफलाइन में ये फायदे लोग बताते हैं कई बार कि उनको यूं लगता है कि हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर करते हैं, वहां जाके क्लास में बैठते हैं, फिर वो समझाता है, हंसी मजाक भी होती है। ऑनलाइन में क्या पॉइंट टू पॉइंट चलता है, वो आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। आप अगर 1 घंटे का वीडियो चलाते हैं फुल कंसंट्रेशन से, तो आप ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन बेनिफिशियल है। लेकिन आप ऑनलाइन में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर है। कंसंट्रेशन का इश्यू होता है, लोगों को लगता है कि हम फिजिकली सामने बैठते हैं तो क्या 1 घंटे के लेक्चर में 5-10 मिनट पीछे मजाक भी हो जाती है, क्वेश्चन पूछता है उसे याद भी रह जाता है। सच्चाई ये है कि कंसंट्रेशन का इश्यू है, वो ऑफलाइन ऑनलाइन का इश्यू नहीं है। मैंने मतलब 1-2 लोगों से बात की थी, वो लोग क्या बोले कि ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंस आता है कि पहले तो डाउट रिजॉल्विंग का एक इश्यू आता है और दूसरा जो आप सामने मतलब कंपटीशन देखते हो या फिर एक पीयर इंटरेक्शन होता है उसके कारण एक अलग मैच्योरिटी आती है। तो ये उनके जो आर्गुमेंट्स थे, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था कि ऑनलाइन लिया। देखिए मैं बताता हूँ, आप डाउट पूछ लीजिए, आप नोट कर लीजिए उन चीजों, जितने आप डाउट्स है, एक तो आप ना नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? कॉलेज लाइफ से बाहर निकल जाइए, जितने डाउट्स हैं आप लिख लीजिए और मैं कहता हूँ मत पूछिए उस टाइम, आप अपने आप सर्फिंग करके नेट से निकालिए डाउट। उससे क्या होगा, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप जो बंदे सिर्फ वहां डाउट क्या करें, केवल डाउट पूछोगे वो आंसर दे देगा, आप डेप्थ नहीं गए। फिर भी जो डाउट आएंगे वो रियल डाउट है आपके, और अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो उन डाउट के साथ 50 चीजें वो सही क्लियर होंगी जो आपके डाउट ही नहीं आए, ठीक है ना? और अगर ऐसा है जिस ऑनलाइन कोचिंग लो उसको बोल दो कि मैं हर वीक में 1 दिन मुझे आधी घंटा सेशन 1 by 1 इंटरेक्शन चाहिए ताकि मैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, अल्टरनेटिव तौर पर। आदित्य और अपना एक चीज और कि वैसे तो आप राव साहब ने काफी क्लियर कर दिया है, तो थोड़ा इस पे विचार करना, क्योंकि अल्टीमेटली खुद ही डिसाइड करना होता है मेरे लिए क्या बेटर है। हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में आपके लिए क्या बेटर है खुद चूज करना है। एक काम करना, ग्रुप है ना जो हमारा यूपीएससी वाला व्हाट्सएप, उसमें अपना हैंड रेज करना, हम खुद तुमसे कांटेक्ट करेंगे। अभी नहीं, मतलब अभी तुम खुद विचार करना, कुछ अब तो कुछ बाद में खुद कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो आपके
आप यही हमारा पर्पज है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं लगे कि मेरा कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम ज्वाइन किया, हमारे एक बैच सीनियर था, हम सेकेंड था, तो हमारे लिए नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। मेन अल्टीमेट पर्पज हमारा खुद चल के आ रहे हैं, तो तुम हैंड रेज करना, हम खुद कॉन्टेक्ट करेंगे तुमसे, ठीक है। आई थिंक वो, लेकिन पहले हफ्ता दो हफ्ता राव साहब जो बोला उस पर विचार करना, क्या पता उससे भी खुद ही क्लियरिटी आ जाए आपको। अच्छा, और कोई किसी को पूछना है? थैंक यू आदित्य। और किसी को कुछ पूछना है? कुलदीप ने शायद हैंड रेज किया, कुलदीप पूछो। हेलो सर, आई एम ऑडियो? हाँ, कौन अपना वीडियो ऑन करिए थोड़ा। और यस, हाँ, कौन, नाम बताइए अपना, बताइए। Hi sir, myself Kuldeep. I am currently in BTech 4th year. The question I want to ask is related to your preparation, as you started your preparation, but as you said, you given paper in 2016, 2015 also, right? So what were the major setbacks that you experienced, the major changes you made to clear in 2016 and 2015? What was the major difference? कुलदीप, पता है क्या था, उसमें सेटबैक नहीं था। सच्चाई ये है कि हम मुझे क्लिक नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में। यूपीएससी क्या होता है कि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, क्लिक उसको पूरा क्वालिफाई करने के लिए एक तरीका होता है, वे आउट होता है। जैसे आप टेक्निकल एग्जाम दोगे तो आपको कोर एरिया टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यूपीएससी मैंने बताया ना कि आपको जर्नलिस्ट की तरह काम करती है, सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट। क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे जाते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन कई साल बाद भी नहीं कर पाते, वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते। 2016 में मेरा क्या हुआ था कि मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने एनालिसिस किया कि मेंस क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा। तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चन आ रहे थे मुझे पता था कि ये क्वेश्चन है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका आंसर मेरे पास नहीं था। क्वेश्चन से आंसर नहीं थे, ये भी बड़ी चीज है। यूपीएससी में कोई ऐसा नहीं है कि जो आप कहीं कोचिंग में बता देंगे वो क्वेश्चन आएंगे, आपके पहले क्वेश्चन भी क्लिक करने चाहिए। तो जो मेंस में क्वेश्चन आए थे, एक आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे से, उसके बाद पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन पता है लेकिन आंसर नहीं पता। उस यूपीएससी में 3 लाइन का क्वेश्चन आता लंबा चौड़ा कि ये इश्यू हुआ, तो आपको पता है यार ये इश्यू हुआ था। जैसे मैं ये बोलूं अभी आपको बिना प्रिपरेशन किए कि भाई इंडिया में एयरलाइन थी जो कि एक रेगुलेशन स्टार्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इंडिगो एयरलाइन ने मना कर दिया उस रेगुलेशन को मानने से, और उसकी मोनोपोली थी। तो वो आगे क्वेश्चन डालेंगे कि मोनोपोली हमेशा गवर्नमेंट को इश्यू क्रिएट करती है, आप जस्टिफाई कीजिए। अब आपको पता है ये इश्यू, ये क्वेश्चन तो यार सही था। अब लेकिन मोनोपोली गवर्नमेंट को कैसे इश्यू क्रिएट करती है, अब इस पर कितने डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, ये नहीं पता था आपको क्या लिखना है। अब आपको पता है यार मोनोपोली तो हमेशा ही दिक्कत क्रिएट करती है। रीजन देना बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें 5-10 रीजन दो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पता है लेकिन आंसर नहीं पता। वो 2016 में मैंने इस चीज को एनालिसिस किया कि मेरे पास कंटेंट और डायमेंशन है या नहीं है। तो मैंने क्या कंटेंट में बढ़ाया और उस पर डायमेंशन निकाली उसकी कि मोनोपोली, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लेंगे मोनोपोली गवर्नमेंट को कैसे, गवर्नमेंट रेगुलेशन को कैसे इनइफेक्टिव बना देती है, उसका आप पूरी एनालिसिस करिए कि किस किस एंगल से बनाती है वो, समझ रहे हो। तो हुआ ये कि 2016 में मेरे लिए सेटबैक नहीं था। 2016 में इसलिए सेटबैक नहीं था क्योंकि 2016 वाली एग्जाम तो मैंने क्वालिफाई कर ली, 2017 बैच इसीलिए बोलते हैं उसको। 2015 में क्या हुआ, मैंने प्री निकाल ली थी, मैच नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मैच से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन ऐसे इतने भी नहीं थे कि मैं क्वालिफाई कर सकूं। तो मार्क्स क्यों कम आए थे? देखिए, आपको क्यों लगता है कि जो बच्चे ना आप तैयारी करेंगे वो कहेंगे यार मैं फेल कर गया और यहाँ मेरे लिए सेटबैक था। सच्चाई ये है कि वो सेटबैक नहीं होता, अगर उसको रेक्टिफाई कर लेंगे तो इश्यू नहीं होगा, लेकिन उसको रिपीट कर जाएंगे तो अगले हमेशा के लिए फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई आप जब तक उसको टाइम नहीं दोगे बैठ के, आपने कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बहुत मैच्योरिटी से डील करना पड़ता है। एक तो ये होता है जैसे अभी लोग, आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने उसको फेस करना जानो, आप आंख बंद मत कीजिए। आपको मान लो कि किस एक एथिक्स में क्वेश्चन वो आपके मार्क्स नहीं आए,
आप कहोगे मैं अगली बार कर दूंगा, ये मत बोलो अगली बार कर दूंगा, आप ये बोलो कि पिछली बार क्यों नहीं आए, उसका रीजन निकालूंगा सबसे पहले। जो ही हमें रीजन पता चलेगा, 2-3 लोगों से आप एडवाइस भी लीजिए जिन्होंने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स किए, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है उनका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इस एंगल को सोच ही नहीं पा रहा था, आप इस एंगल को भी टेकल करना पड़ेगा। यस दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज में आप ये सोच रहे हो कि ये कोई जेई टाइप एग्जाम है, मैं एक अटेम्प्ट में कर दूंगा, मैं विश करता हूँ कि पहले अटेम्प्ट आप करो, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हम सेशन ले रहे हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में निकालिए ताकि कभी आपको इश्यू न क्रिएट हो। लेकिन अगर आपको 1-2 अटेम्प्ट में नहीं निकले तो आप ये एक ट्रिक निकालो कि क्या मेरी, जैसे पहले में प्री में इश्यू हुआ, प्री रिजोल्व हो गई, अगले में मेंस में इश्यू हुआ, 2 बार एक एग्जाम को फेल कर रहे हो सेम तरीके से, तो आप समझिए कि आपका इश्यू है, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। लेकिन आपने मेंस दी, पिछली बार आपको 400 नंबर आए, इस बार आपको 700 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ आपकी 710 आ रही है, तो आप ये बढ़ाइए कि कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, कहाँ मैं फेलियर कर रहा हूँ, बस इसी पर रेक्टिफाई करना, वो आपके लिए सेटबैक नहीं है, आपने ग्रो किया है। yes. Also, second question is regarding to that in the mains examination it is mostly descriptive. हाँ, So descriptive के लिए मतलब उसमें खुद क्वेश्चन ऐसा आंसर खुद क्रिएट करने पड़ता है, तो उसके लिए आप मेनली फोकस कैसे करते थे? यार देखिए मैं बताऊं आपको, उसका एक तरीका है, यही यहाँ पर भी मैं मार खाया। क्या होगा कुलदीप, जो ये रिटर्न पूरा लिख के डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें सबसे बड़ा इश्यू होता है, मेरे को लगता है कि मैं इतना कहाँ से लिखूंगा 250 वर्ड्स इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर। होगा क्या आप जो ही एनालिसिस करके कोई चीज पर जाओगे तो उसकी 15 डायमेंशन निकल जाएगी, और अब धीरे धीरे क्या करो, आप 4th ईयर में बताया आपने, yes. आप जब पहली बार आंसर लिखोगे आपसे लिखा ही नहीं जाएगा, आप कहोगे यार ये तो मैं नहीं टैकल कर पाऊंगा। होगा क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। आप पहले कभी भी आंसर मत लिखो, मैंने क्वेश्चन पूछा, आप उसके डायमेंशन सोचो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में सिविल एविएशन जो सेक्टर है उसमें रेगुलेशन इफेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट की, तो आप उसके रीजन ढूंढोगे, क्या क्या रीजन हो सकते हैं पॉसिबल। क्वेश्चन ये आता है उसके क्या रीजन हो सकते हैं। आपने सबसे पहले ये सोचना है कितने रीजन पता है मुझे। आप क्या करते हो, उठा के उसका आंसर लिखने लग जाते हो। आप पहले सोचिए कि मेरे पास कितने रीजन है। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके पास एक ही रीजन है, तो क्या लिखोगे भाई आप। तो आप कंटेंट पर जाइए कि मैंने इस टॉपिक पे डेप्थ नहीं है, इसलिए मैं आंसर नहीं लिख पा रहा, नहीं कि मेरे को ये है कि मैं लिख नहीं पा रहा। अरे एक्चुअली मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, मैं लिखूंगा क्या मैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेरे पास इसके ऊपर 5 रीजन है। आप क्या कीजिए, 5 लाइन लिखिए, उन पर 5 रीजन आपको फील आएगा। और दूसरा, यूपीएससी में इस भ्रम में मत रहिए कि 250 वर्ड्स में लिखा तो आप 250 वर्ड लिखेंगे। देखिए मेरी स्पीड बड़ी स्लो थी, मुझे पता है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है, माना ने फोर्स किया है, इसलिए मैं आया हूँ भाई। तो कहीं आपको आवाज के लिए नहीं है तो मान लेना मेरी बात। एक्चुअली क्या है कि कई बार उनको लगता है कि मेरी स्पीड नहीं है, ये सच्चाई है। जैसे मेरा कभी भी मेंस में 20 में से 18 से ऊपर क्वेश्चन गया ही नहीं आंसर, मैं 20 में से 18 ही कर पाता था मुश्किल से, वो भी तब जब लास्ट में आप मेरी राइटिंग देखोगे तो मैं खुद में पढ़ूं तो मैं सोचूं क्या लिखा है यार, ये जोर लाता था उसमें, क्या लिखा क्या मैंने। और आपको लेकिन मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएशन करूंगा, आपने कुछ भी लिखा है यूपीएससी उसको पढ़ लेगी भाई। एक तो कभी भी ये दिमाग में नहीं लाना कि मेरी राइटिंग कैसी है। आपकी राइटिंग अच्छी है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन राइटिंग बुरी हो अच्छी हो कोई फर्क नहीं है। दूसरा, आपने लाइन लिखी है उसकी ग्रामर सही है गलत है कुछ मैटर नहीं कर, कंटेंट देखेगी यूपीएससी। तीसरा, आपने 250 वर्ड्स में लिखा है 150 में, अगर उन्होंने आपने 150 वर्ड्स में पूरे पॉइंट्स दे दिए आपको मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने 250 वर्ड में लिखा है उससे भी ज्यादा, मत टेंशन लेना। तो इसलिए ये आप, लेकिन आपको कंटेंट क्रिएट करना है, और कंटेंट तब होगी जब आपको टॉपिक की डेप्थ आएगी। जैसे हाँ, ओके भाई, और मानव कंटेंट भाई।
हाँ कुलदीप, ये जैसे मैंने आदित्य को बोला कि अपना हैंड रेज करना, जिनको कुछ पूछना है, सेम एक फॉर्म हम रिलीज करेंगे, उसमें आप डाउट अपना क्रिएट करते रहना, वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा और हम नेक्स्ट सेशन में या फिर ऑटोमेटिक हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, उस पर्सन से खुद उनसे बात करेंगे पर्सनली। कुलदीप, ये सब आज जो मैंने आदित्य को बोला सबके लिए था, अपना हैंड रेज करना, हम खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको नहीं। क्यों आप मना कर रहे हैं? क्योंकि समय का थोड़ा इश्यू है, हम बिजी रहते हैं, मतलब कहीं सर हम भी जॉब कर रहे होते हैं, तो जब हम खुद समय मिलेगा हमें लगेगा कि भाई हाँ, पहले खुद क्वेश्चन पूछोगे तो कंक्रीट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हफ्ते दो हफ्ते हम खुद ही एनालाइज करोगे, क्या पता खुद ही आंसर मिल जाए, तो फिर हम खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, किसी और को, किसने, एक नेतक जॉइन ने हैंड रेज किया, प्लीज नेतक आप पूछिए सवाल। ओके सर, एम आई ऑडिबल सर? हेलो, ऑडिबल हो, बस वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो भी ऑन कर दीजिए प्लीज। वैसे मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, बट बैक कैमरे से करना पड़ेगा फिर। नहीं देखो, इसके पीछे कारण है यार, तुम वीडियो ऑन करते हो तो एक तो खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस रहोगे, खुद अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करेगा, और हमें भी दिखेगा किस भाई से बात करें हम। प्लीज ऑन करिए, कोई इशू नहीं, ब्लर है तो क्या दिक्कत है, आंखें तो दिखी जाएगी तुम्हारी, ठीक है, प्लीज ऑन करिए वीडियो। नेतक, हेलो, शायद नेतक का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई और पर्सन कुछ पूछना चाहे? अच्छा राव साहब, एक नेतक, आप पूछ लीजिए, वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत है उनको टेक्निकल। कोई नहीं, आप नेतक क्वेश्चन पूछिए, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। ओके सर, माय नेम इज नाइथक एंड मैं सेकंड ईयर से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। सो मेरा डाउट ये है कि सर, वैसे मैंने मन तो बना लिया कि यूपीएससी ही देना है, मतलब सिविल सर्विस में ही जाना है, बट ये डाउट है कि अगर मैं देना जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2028 में होगा, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूं, कम से कम सेकंड अटेम्प्ट तक मैं निकालूं। तो ये डाउट है कि अगर मैं अभी प्रिपरेशन भी करूंगा बट 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ तो थोड़ा मतलब दिक्कत होगा। तो मेरे को ये डाउट है कि अगर 2028 में ना हो पाया तो ये है कि डाउट, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देना अच्छा रहेगा या डायरेक्ट 2029 में दूं, या ऐसा कुछ करके, या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? उसमें क्या है, देख आप अब प्रैक्टिकल हो जाइए, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, सरकार आपको 6 अटेम्प्ट देती है। अब 2020 मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, 28 में आपने दे लिया, नहीं हुआ, आप 29 में दोबारा दोगे, निकाल लोगे। अब मुझे बताओ 28 में दे लिया तो क्या इश्यू हो जाएगा, कौन सा महाभारत आ जाएगा? किसी ने बोला है क्या कि केवल एक अटेम्प्ट लेना है, दूसरा अटेम्प्ट लेते आपको लिया ही नहीं जाएगा, या यूपीएससी आपको डिबार कर देगी? यार आप क्वेश्चन हमेशा अपने आप से क्या करो कि आप 28 में दोगे, आपका प्री हो गया, अब मेंस के आपको पता चला कि यार आपके मार्क्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, आप तुरंत एनालिसिस करोगे उसका। आप 28 में गए ही नहीं, आपने उस एग्जाम को दिया ही नहीं, जब तक आप खुद नहीं बैठते एग्जाम हॉल में तब तक पता नहीं चलता उस रियल एग्जाम क्या है, समझ लो। तो मुझे ये कई लोगों का ये बड़ा एक रहता है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो वो क्या करते हैं कि 2-3 साल तैयारी करते रहते हैं, अटेम्प्ट नहीं देते। अरे भाई किसको दिखाना चाहते हो आप कि मैं फर्स्ट, मैं खुद बोलता हूँ मेरा थर्ड अटेम्प्ट में निकला, क्या इश्यू हो गया? अगर मैं 2 साल तक प्रिपरेशन करता और फिर 2016 वाले एग्जाम देता और वो निकाल, पहले एग्जाम पहली बार फेस करा और बाई चांस उसमें, क्योंकि भैया अनसर्टेनिटी होती है, ऐसा नहीं है कि 100% हम श्योर कर सकते हैं कि बैठे और निकल गया, ऐसा नहीं है। तो अगर 2016 वाले में मैं पहली बार बैठता और मुझे 2015 में रियलाइज हुआ था कि मेंस में कि यार मुझे कंटेंट और क्रिएट करने की जरूरत है, वो 2016 में रियलाइज होता तो 1 साल और खराब होती। बेटर ये है, लोग जनरली अटेम्प्ट इसलिए नहीं देते, जनरल लोग, कि 6 अटेम्प्ट होते हैं उसमें, तो वो चाहते हैं कि मैं एक बार तैयारी तो करूं, बिना तैयारी के कभी अटेम्प्ट मत देना, चाहे 2028 में अगर तैयारी नहीं है तो मत दो, ये क्लियर रखो, लेकिन तैयारी है तो 100% हो, कोई इश्यू नहीं है।
और आपने कहा कि अभी मैंने तैयारी नहीं होगी, अगर आपने फुल फ्लैग मान लिया, पहले तो जो है आपको धन्यवाद देता हूँ यार। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मैंने 2 दौरे किए, आपकी बहुत ही शानदार जगह है, लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट, सभी स्टेट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। और दूसरा ये कि सच में ही नॉर्थ ईस्ट का अगर सिविल सर्विसेज में आता है तो सच में ही उस एरिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मतलब रियल लीडर बन सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर आपने फुल फ्लैग मांग लिया है। देखिए 2 अंतर है, अगर आपने ये मान लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो एकेडमिक्स इजी हो जाएगी, उसका रीजन है फिर आपको सिविल सर्विसेज मैनेज नहीं करना, आपको एकेडमिक्स मैनेज करनी है कि एक मिनिमल लेवल्स बना रहे हैं मेरा एकेडमिक्स में। फिर आपको ये नहीं देखना कि सिविल सर्विसेज में मुझे क्या करना है, फिर आपको ये देखना है एकेडमिक्स में मुझे क्या करना है, ताकि उसका एक मिनिमल लेवल बना रहे। अगर आप अभी डाउट में है कि मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, तो फिर तो वो बना ही रहेगा, इश्यू हमेशा क्रिएट ही रहेगा। आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, इधर रहना है। अब आप कहोगे सर मैं ये डिसीजन लेके एकेडमिक्स खराब कर लूं और मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हूं, तो मैं आपको एक 100% रिटर्न में लिख के दे सकता हूं। अगर आपके अंदर एफर्ट्स मारने की हिम्मत है और जो बंदा फुल फ्लैग सिविल सर्विसेज में गया एफर्ट्स किए, उसके लिए जॉब कभी मायने नहीं रखते। वो कभी भी जो नॉर्मल आपके 12 लाख का 15 लाख 18 लाख का पैकेज है वो आराम से कहीं भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, कोई और पूछना चाह रहे हैं, अपने हैंड रेज करें। राव साहब कुछ जो मैं चाह रहा हूँ कि जो फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, जो कॉमन क्वेश्चन है सबके, वो एक आप पूछता हूँ। उनमें से एक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो मुझे लगता है पूछना चाहिए। वो है कि किसी बच्चे ने पूछा कि प्लान बी कितना जरूरी है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर एक टाइम के बाद प्लान बी एक्टिवेट करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एक बार इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जो शायद कुलदीप ने पूछा था मेरे हिसाब से उसी में आ जाता है कि भाई कुलदीप को पता नहीं, मुझे चिकने में याद नहीं है, बच्चे ने पूछा था। एक्चुअली क्या है कि उसने कहा था कि सेटबैक आपको हुआ है नहीं हुआ, प्लान बी देखिए कब एक्टिवेट कीजिए आप हमेशा प्लान ए पे काम कीजिए। अगर दोनों प्लान साथ में चल रहे हैं तो आप समझिए आपको प्लान ए में दिक्कत हो जाएगी। आप सबसे पहले एक प्लान रखिए, उस प्लान ए में आप रेक्टिफाई करके देखिए। जब आपको कोई इश्यू हो, जैसे मेंस नहीं हो रही, मेंस में रीजन निकाल के देखिए। फिर आपने दिया सेम सिचुएशन आ रही है, आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप तुरंत प्लान बी पे चले जाइए। और आपको मैं ये भी कह देता हूँ, प्लान बी सोचने की जरूरत नहीं है। प्लान ए जो ही आपको दूसरी बार फेलियर हो, आप बैठोगे, आप इतने कैपेबल हो कि आप तुरंत प्लान बी पे चले जाओगे 5 या 10 दिन के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है सबका। मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चों से भाई कि कॉलेज के साथ एक तो एकेडमिक का प्रेशर होता है, उन पे वो पढ़ना होता है, क्विज आती रहती है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम आते रहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो कॉलेज के साथ एकेडमिक के साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी को पहले हम उसको कोप अप करें, आपका क्या विचार है? यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कंप्यूटर साइंस का होके आपकी सीपीआई 8 भी हमने बनाए रखी है, और हमें तो नहीं लगा कि ऐसा कि भाई इतना भी एकेडमिक्स का प्रेशर होता है। या तो आप उसको बहुत ज्यादा ले रहे हो या उसको समझ नहीं रहे हो। देखिए ये कॉलेज टाइम सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, और ये अगर समझ में नहीं आएगा तो कॉलेज पूरी होने के बाद समझ में आ जाएगी ये चीज। और कॉलेज में जितना टाइम होता है वो कहीं भी नहीं होता, मुझे ये लगता है कभी भी नहीं मिलेगा जो कॉलेज में टाइम मिलेगा। लेकिन आपको फेज देखने पड़ेंगे कॉलेज में। जैसे आपने कहा टाइम नहीं मिलता, मैंने फिर कहा कि आप फेज वाइज काम कीजिए। जैसे आपके एग्जाम पास में, आप कैसे सिविल की तैयारी कर सकते हो, आप पूरा एकेडमिक ध्यान दीजिए। आपके बीच में छुट्टियां हुई, 1.5-2 महीने की छुट्टी है, 1 महीने की जितनी छुट्टियां, उसमें आप क्या एकेडमिक्स नहीं करते, उसमें आप ऐसे घूम के आइए। एक दूसरा ये भी एक्सप्लोर कीजिए। कई लोगों को फाइनेंशियली जिनको इश्यू नहीं है उनको मैं एक राय दूंगा, आप लोग घूम के जरूर आइए कहीं भी इंडिया में। हर छुट्टी में आपको एक बार घूम के आना चाहिए। हम लोग नहीं कर पा रहे,
उस टाइम हमारे पास तो नहीं थे ऐसी, लेकिन अब हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जो बच्चे घूम के आएंगे उनको ऑटोमेटिक बहुत से आइडियाज आएंगे और वो इजीली चीजों को क्लिक करती है उनको। तो क्या होगा कि आप फेज वाइज टाइम डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आप सिविल सर्विस को ज्यादा दे सकते हैं, आपके एग्जाम पास हुआ कम कर लीजिए। और ये टेंशन मत लीजिए कि कितना टाइम दिया, कितना सिलेबस कवर हुआ, ये देखिए कितने टॉपिक क्लियर किया आपने। मैंने कहा सिविल एविएशन आपने एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया, उसका जो ही कोई इश्यू आएगा वो ऐड होते जाएंगे आपको, और आपको सच में मजा आएगा प्रिपरेशन करते हुए। और जिसको मजा नहीं आया वो पहले ही छोड़ देना भाई। उसको लगे कि अगर मुझे मतलब, क्योंकि सिविल सर्विसेज कोई रटने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज नहीं है, ये बाद में रियलाइज होगा जो सिविल सर्विसेज करते हैं। ऑप्शनल हो सकता है आपका जो सब्जेक्ट है वो रटने का चीज हो सकता है, उसमें कुछ फैक्ट भी आपको याद करना। एक राव साहब क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर कौन सा प्रेफर करें, कब पढ़ना चाहिए? ये बहुत अच्छा डाउट रहता है। देखिए ऐसा है, जैसे मैं हिंदी आर्टलैंड से आया था और हिंदी मीडियम मेरा 12th था, कॉलेज में अपने को पता ही इंग्लिश चलती 4 साल, तो मैं बाई प्रोडक्ट हो गया था। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको फील करते हैं कई बार, जो हिंदी हार्टलैंड का बंदा है, अब उसको मैं और जो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है वो कोई भी हो, एक जनरली क्या हो, जो यहाँ आप यूट्यूब पे या उसमें जाओगे नेट पर तो आपको पता चलेगा सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि हिंदू पढ़ना चाहिए, उसमें कंटेंट अच्छा आता है। ये बात सही है, उसमें कंटेंट अच्छा आता है और ये सच्चाई भी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है और उस कंटेंट कई बार वन साइडेड हो जाते हैं। अगर कोई चाहे हिंदी और हार्टलैंड का बंदा हो इंग्लिश मीडियम का, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस चीजों को सबको कवर करता है और लैंग्वेज इजी रहती है, और यूपीएससी इस चीज की डिमांड करती है लैंग्वेज बहुत इजी रहनी चाहिए आपकी, ताकि आप दूसरे को समझा सको चीज। तो आपने मेरा ये पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हिंदी हार्टलैंड का बंदा था, मैं इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करता था। पहले मैं हिंदू करता था 5-6 महीने, लेकिन मैंने फील किया कि इंडियन एक्सप्रेस मेरे बड़े नजदीक में है और वो चीजों को ज्यादा मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ उससे, क्योंकि उसमें टॉपिक ज्यादा कवर होते हैं, लैंग्वेज एक इजी लैंग्वेज रहती है समझने के लिए। तो राव साहब इस कोई किसी ने कोई पूछना, किसी को और किसी ने एक लीला ने पूछा, प्लीज लीला आप पूछिए, अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करके पूछिए। हाँ लीला इधर पूछो। सर जैसे कि राव साहब ने बताया कि उन्होंने 12th के मीडियम में थे और आगे उन्होंने बीटेक जो वो इंग्लिश मीडियम में थे। मेरा ये था कि मैं 10th तक तो गवर्नमेंट में था और 12th तक भी मीडियम में ही रहा और मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ। तो ये था कि मीडियम मुझे भी चेंज करना है, तो कितना मैं लिख पाऊंगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मेरे 12th तक मीडियम का है। माना क्या आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि मीडियम कौन सा रखें, हिंदी मीडियम रखें। अभी इनकी ये एक्चुअली एक बच्चा है जो मैंने इनको बोला आइए ज्वाइन करिए, ये आईआईटी का नहीं बाहर का स्टूडेंट है, ये अभी पूछ रहे हैं कि मीडियम कौन सा सही रहता है। ये हिंदी से अभी बीए कर रहे हैं। मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ, देखिए मीडियम वो रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर हिंदी मीडियम कंफर्टेबल है, हिंदी जैसे मैं मेरी बताता हूँ एग्जांपल, आप उससे हो सकता है कुछ आपको हेल्प हो जाएगा आंसर। मेरा मीडियम था प्री मेन सब इंग्लिश मीडियम से करता था। जो ही इंटरव्यू का आया उससे आपको पता चलेगा, जो ही इंटरव्यू का उसमें डे भरना है मैंने हिंदी कर दिया। तो मैं इंटरव्यू देने गया तो चेयरमैन ने कहा कि भाई हिंदी, तो मैंने कहा सर टेक्निकल हिंदी। तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा सर मैं 12th तक हिंदी मीडियम कर रहा हूँ, कॉलेज में इंग्लिश मीडियम कर रहा हूँ, बाई प्रोडक्ट हूँ, आप मुझे हिंदी में पूछोगे लेकिन वर्ड्स हैं बहुत से जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो सब इंग्लिश में निकलेंगे, तो मैं मानता हूँ कि टेक्निकल हिंदी है। वो हंसने लगे और आप मानोगे नहीं, जो मेरे साथ के बहुत से ऐसे थे जिन्होंने
इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दिया था, उनके बड़े बोले कि यार वहाँ क्या है, एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। वो आपका मेन दिन होता है यार, सच्चाई यही है। अल्टीमेटली आपको फाइट करना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको एक लेटेस्ट बनना है उस फील्ड में, तो वो मेन दिन होता है। उस दिन आप अपने को फुल एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सामने को बता तो पाओगे उस चीज को। तो क्या हुआ, मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर थे इंटरव्यू में। वो मैंने फील किया कि अगर मैं, हो सकता है कि इंग्लिश में उतना नहीं फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाता जितना मैंने हिंदी में। क्यों? हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में आंसर दे खुश होते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम आप लिख के अगर हिचकिचाते हो, वो आपको कह रहा हूं बहुत लॉस होता है इंटरव्यू में स्पेशली। दूसरा ये जो एक है कि जो मैथ्स है उसमें मेरा ये मानना है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा बेनिफिट होता है। उसका रीजन है, जैसे मैंने उनको बीच में किसी को बताया था कि आप 5 रीजन होंगे, तो इंग्लिश में क्या करते हो, आप पॉइंट्स लिख देते हो, ड्यू टू दिस, ड्यू टू ये लिख देते हो। हिंदी में क्या करते हो, पूरी लाइन कंप्लीट करनी पड़ती है। हिंदी हाफ नहीं है, हिंदी फुल है। आप 5 रीजन दोगे, 5 लाइनें आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। इंग्लिश में क्या होता है, फॉलोइंग रीजंस, पहला टिक 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 4-5 वर्ड्स लिख दिए, सेकंड वर्ड्स लिख दिए, ऐसे करके होता है। इंग्लिश और हिंदी की है कि हिंदी में आपको फुल लाइन लिखनी पड़ती है, लेकिन उसका भी वे आउट है। हिंदी में भी आप टाइम के साथ जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको फुल स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बजाय इंग्लिश की तरह आपको लिखना आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। किसी और को पूछना है? एक और है, वो मिस कर गया कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई क्या हम हिंदी के अखबार फॉलो करें नहीं करें। भैया आप देखिए, जो हिंदी हार्टलैंड के बच्चे हैं, प्योरली हिंदी में पढ़ा है अभी तक, कॉलेज में इंग्लिश में क्या है, वो आप दोनों अखबार देखिए, आपको मजा आएगा। कई बार टॉपिक ऐसा होता है, मैंने बोल दिया इंडियन एक्सप्रेस, वो इंडियन एक्सप्रेस को लेके बैठ पा रहे, वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। टॉपिक क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राव साहब, आई थिंक इस 1:31 हो गए, बच्चों को अब खाना भी खाना होगा। तो कोई और किसी को पूछना है तो एक बार अपना हैंड रेज करिए। लास्ट दे दीजिए, लास्ट क्वेश्चन कोई किसी को पूछना हो। तो राव साहब आप बताइए, आपने ये सेशन लेके कैसा? तो राहुल कुछ बोलना चाह, राहुल प्लीज बोलिए। संजय, एक छोटा सी एक ये थी कि जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि हमें एकेडमिक्स के साथ कैसे मैनेज करना है ये सब चीजें, मतलब यूपीएससी वाली प्रिपरेशन की। तो इसमें एक ये था कि जैसे कि अपने क्या होता है कि जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, तो वो जो सब्जेक्ट जो यूपीएससी में भी आते हैं और ह्यूमैनिटी जो अपने कोर्सेज में भी हैं, वो वाले कोर्सेज हम कभी भी मिस ना करें। बच्चों को एक ही एडवाइस देना था कि ताकि दोनों जगह बेनिफिट हो, आप एकेडमिक्स में भी और यूपीएससी में भी। एक तो वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले वो ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, और जो जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है जनवरी में, तो उस चीज पे अच्छे से ध्यान दे लेंगे ये लोग। और एक ये था कि जैसे लेट्स सपोज कि सभी आईआईटीज हैं तो टेक्निकल ऑप्शनल लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जैसे कि लेट्स सपोज फिजिक्स है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो होता है वो एक सब्जेक्ट आता है, क्वांटम पे एक यूनिट पढ़ाते हैं। तो ऐसे जो चीजें होती है ना कि ऑर्गेनिक स्टडी, दोनों चीजों को मिला के करो जिससे एकेडमिक्स भी अच्छे हो, तुम्हारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी फायदा हो। तो उस लिस्ट पे एक बार बच्चों से मंगवा लेंगे कि जो पूरे 4 साल में कौन से कोर्सेज होते हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चों को थोड़ा एडवाइस कर देंगे बाद में। मतलब ये एक सुझाव था थोड़ा, जो हम लोगों ने गलतियां की थी कि मतलब बाद में हम लोगों ने जब दिल्ली गए तो हम लोगों ने देखा, तो बाकी कुछ हमारे फ्रेंड थे बोले यार ये वाला कोर्स मैंने ह्यूमैनिटी वाला उस टाइम कर लिया था, और फिर हमने देखा कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी थी लेकिन हमने वो वाला एक कोर्स या एक सब्जेक्ट लिया नहीं उस टाइम पे। तो वो वाला डिसीजन का मतलब मिस्टेक ना करे फ्यूचर में बच्चे। ठीक है राहुल, आई थिंक बच्चों को ये एक है पर्सपेक्टिव। तो राव साहब अब आप बताइए कि बच्चों ने सवाल पूछा, आपने एंजॉय किया? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों ने आपको?
मैं तो यही है कहूंगा कि नहीं, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं, अच्छा क्वेश्चन होते हैं सभी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपकी स्टोरी उसी मानराम की स्टोरी से एंड कर देता हूँ कि महात्मा बुद्धा नॉर्मल लोगों के बीच आएगा, उनको मोक्ष के तरीके बताएगा, लेकिन रियल मोक्ष तो जाके वापस फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा। जो लोग सच में ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए आपको जरूरत कब पड़ेगी। अभी सेशन की जरूरत, ठीक है, अच्छा है आपने मेरे से सेशन ले लिया। सच्चाई ये है कि सेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब आप एफर्ट्स मारने स्टार्ट करेंगे। मेन चीज है आप एफर्ट्स कीजिए, वो चाहे आप एकेडमिक्स को देख लीजिए, सिविल सर्विसेज देख लीजिए, आपके अंदर आग है, आप कर जाओगे। वरना ज्ञान बहुत है इस दुनिया में, इतना भरा पड़ा है, हम तो कुछ भी नहीं है उसमें। सबसे बड़ी अगर हमें ज्ञान ये पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, वो बेस्ट है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे या मानाराम जी या राहुल है, हमें नहीं पता है, सबसे ज्यादा आपको पता है। आप अपने आप पर सबसे बड़े एक्सपर्ट आप हो। आपको कैसे करना, आपको फर्स्ट टाइम में निकालना है, सेकंड में निकालना है, 2028 में निकालना है, 2027 में निकालना है, कैसे। जैसे राहुल ने कहा ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, जिस बंदे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है उसने सिलेबस निकाल लिया होगा पूरा 100%। उसको मैं या राहुल नहीं बता सकते कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सिलेबस भी निकाल लिया होगा, यूपीएससी का पेपर्स भी निकाल लिए होंगे, उसने मैथ्स भी कर लिए होंगे अगर उसको सच में ही करना है। फिर उसने ये भी देख लिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है ह्यूमैनिटी में। तो जो आपको करना है वो आपको ही करना है। हो सकता है जो बच्चे यूपीएससी में रहते हैं नहीं सिलेक्ट हो पाते, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, वो ज्यादा गाइडेंस लेके बैठे होते हैं, और जो होते हैं वो कम गाइडेंस लेके होते हैं। डिसीजन आपका। जैसे मैंने कहा इंटरव्यू मैंने हिंदी मीडियम भरा, मेरे को कम से कम 10 लोगों ने ये कहा कि आपका गलत डिसीजन था, और जो ही मेरे मार्क्स आए, इंटरव्यू हुआ, मेरे साथ जो बंदे थे जिनका नहीं होने का, यार तूने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। डिसीजन आपका है, एफर्ट्स आपके हैं, करना आपका है। नॉलेज बहुत है दुनिया में, आपको उतना ही नॉलेज चाहिए जितना आपके यूज में आ सके, बाकी आपके पास खुद के पास बहुत है। तो आप एफर्ट्स कीजिए। आपको मानव भाई ने तो इनिशिएटिव लिया है, आप उनसे जुड़े रहिए। जो हम आपसे कोई भी हेल्प कर पाएंगे 100% करेंगे, माना के थ्रू करेंगे। डाइट आपको जुड़ना हो कभी, चाहे डाइट भी जुड़ सकते हैं, माना के थ्रू जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माना उस चीजों को समझता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा आपको चीजों को। थैंक यू भाई, माना आपको भी और पूरी कॉलेज को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, और मैं ये आपको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो। IIT जोधपुर बहुत अच्छी जगह है। और एक चीज और, जो कि ये तो सिविल सर्विसेज से है, और अगली बार जब फिजिकली कभी मुलाकात हुई तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है IIT के स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल फील्ड में भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी आए तो मुलाकात। थैंक यू भाई। राव साहब आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी टीम आज संडे को लग रहा है पूरी सभी टीम ऑन है, आपके PA वगैरह सब दिख रहे हैं मुझे कि उन्होंने, उनको भी आपने बोला कि संडे को आओ, तो उनको भी मैं पूरी IIT की तरफ से थैंक यू बोल रहा हूँ राव साहब। और इसीलिए मैंने कहा कि फ्री की चीज की वैल्यू कर लेना भाई। नहीं मैं अप्रिशिएट करता हूँ राव साहब पर्सनली, और IIT की तरफ से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपकी पूरी टीम को कि वो आज संडे के दिन अपना समय निकाल के आए। इसके अलावा जो एलुमनाई की जो टीम है हमारी, एक की कुशवेंद्र है सेकेंड ईयर में, कुशवेंद्र थैंक यू, अंशिका है थैंक यू, इसके अलावा मैं जानता नहीं, उन सबको थैंक यू कि आप जुड़े और इस काम को, मैं हम कुछ नहीं, हम बस डायरेक्शन दे रहे थे। बाकी कुशवेंद्र सिंह, अंशिका, ये उनकी टीम थी, पूरा काम उन्होंने संभाला। पहले हम 6 दिसंबर को करने वाले थे, बट प्लेसमेंट की वजह से हमें डिले किया, 25-20 दिसंबर को किया। इसके अलावा हमारे एलुमनाई के जो प्रेसिडेंट है वैभव गुंजरे, वो हमारे बैच के 2013 के, उन्होंने मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, ऐसा प्लान है हमारा, तो उनको भी थैंक यू देता हूँ। एक वाइस प्रेसिडेंट है 3rd ईयर में, कुलकर्णी नाम उनका, उनको भी थैंक यू देता हूँ। और जो एलुमनाई की कंप्लीट टीम है, जो हम तो मतलब राव साहब चेहरे, हम तो चेहरे जो बैकग्राउंड में काम करिए, उनको सबसे जो थैंक, इस काम को पूरा कंप्लीट किया, आज कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके लिए थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। और जब नेक्स्ट प्लान होगा तो हम बताएंगे आपको। अभी तो देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इसको एनालाइज करेंगे कि स्पेशली बच्चों किस पर ध्यान है। कंटेंट का मुझे लगता नहीं, खुद ही सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।